जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के लेक्चर नंबर 5 की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेस यूनिट्स को, ड्राइव यूनिट्स को, और थर्ड पे हमने डिस्कस किया था सप्लीमेंट्री यूनिट्स को। तो आज का जो लेक्चर नंबर 5 है इसके अंदर हमारे पास इंडेक्सेस आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले रेडियन, ठीक है। रेडियन के बाद नंबर 2 पे आ रहा है स्टे रेडियन, नंबर 3 पे है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स, एंड नंबर 4 पे आ रहा है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। तो इसको वन बाय वन जो है ना हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेडियन को। जी ये आपके पास है रेडियन। तो रेडियन की सबसे पहले आप डेफिनेशन करेंगे। इट इज़ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ द सर्कल इफ द आर्क ऑन द सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द रेडियस। वो कह रहे हैं ये एंगल है बिटवीन टू रेडियाई। रेडियाई रेडियस ही होता है, यानी कि यहाँ पर ना दो रेडियस, ये देखिए आपके पास ये सर्कल बना हुआ नजर आ रहा है, इसका ये ओ सेंट्रल पॉइंट है, ओ से लेके इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है ये आर है, ओ से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो भी आर है, इसलिए इसको कहते हैं बिटवीन टू रेडियाई। कि ये जो रेडियन है ये एंगल बनता है दो रेडियाई के दरमियान ऑफ द सर्कल इफ द आर्क। आर्क किसको कहते हैं? ये जो ग्रीन है आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ से लेके इस जगह से और ये यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं आर्क। ये जो आपको कर्व हिस्सा नजर आ रहा है, कर्व पाथ नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं आर्क। तो इट इज द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ द सर्कल इफ द आर्क ऑन द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस हम कहते हैं कंप्लीट सर्कल को, यानी कि जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया था ये, और ये दोबारा आप यहाँ पर एंड करेंगे, इस पूरे सर्कल के डिस्टेंस को सर्कमफेरेंस कहा जाता है, और ये इक्वल होता है किस चीज़ के? रेडियस के। समझ आ गई बात की? तो इट इज़ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई, दो रेडियाई है यहाँ पर, ऑफ द सर्कल इफ द आर्क ऑन द सर्कमफेरेंस, के जो सर्कमफेरेंस के ऊपर आर्क बन रही है वो भी किसके इक्वल होगी? रेडियस के। यानी कि जितना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है उतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक भी सेम डिस्टेंस होगा। तो उस दौरान जो एंगल बनेगा उसको हम नाम देते हैं 1 रेडियन का, यानी कि रेडियन। समझ आ गई इसकी? नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्टे रेडियन। स्टे रेडियन जो है ना ये 3 डायमेंशनल है। आपने जो रेडियन पढ़ा वो 2 डायमेंशनल था। समझ आ गई बात की? कि उसमें 2 एक्सिस आएंगे एक्स वाई, इसमें थर्ड एक्सिस भी आएगा यानी कि जी एक्सिस, जो कि स्पेस में होता है। तो ये आपके पास 3 डायमेंशनल है, 3D भी इसको कहते हैं, और उसको रेडियन को 2D हम कहेंगे। इट इज़ द 3 डायमेंशनल एंगल विच इज़ मेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, जो कि स्फीयर के सेंटर में बनेगा। स्फीयर एक ऐसी चीज़ होती है जो अंदर से फील्ड हो, ठीक है, अंदर से भरी हुई हो, उसको हम कहते हैं स्फीयर। इट इज़ मेड बिटवीन 2 रेडियाई। तो ये भी 2 रेडियाई है, चेक कर सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक दूसरा रेडियस, तो इन दोनों को मिलाकर ये बन जाते हैं 2 रेडियाई। इट इज़ मेड बिटवीन 2 रेडियाई एंड सरफेस ऑफ द स्फीयर, और जो स्फीयर होगी उसकी जो सरफेस होगी उसका रेडियस फिर कितना हो जाएगा? आर स्केयर। एक आर ये होगा और एक आर ये होगा, तो इसको हम नाम दे देंगे आर स्केयर का, और ये फिर आपके पास इक्वल होगा 1 स्टे रेडियन के। समझ आ गई बात की? तो रेडियन में 2 डायमेंशनल 2 एक्सिस आएंगे, ये 3 डायमेंशनल है, इसमें 3 एक्सिस आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं रेडियन और स्टे रेडियन की, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स। ये ना कुछ रिवायात हैं यूनिट्स को राइट करने की, ठीक है, जो कि चलती आ रही हैं, तो अब हमें भी इन्हीं को फॉलो करना होता है। तो जिसमें सबसे पहली आ रही है फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन विद द कैपिटल लेटर इवन फॉर द साइंटिस्ट न्यूटन। वो कह रहे हैं अगर आपने फुल नेम लिखना है ना यूनिट का, तो वो कैपिटल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे न्यूटन है ना, तो आप चेक कर सकते हैं, ये जो न्यूटन है इसका जो कैपिटल जो फर्स्ट वर्ड है वो स्मॉल हमने रखा हुआ है। यानी कि अगर आपने कोई भी यूनिट फुल लिखना है, कंप्लीट स्पेलिंग उसके लिखने हैं, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 को मूव करते हैं। द सिंबल ऑफ द यूनिट विच इज a name of scientist is written by a first capital letter of that scientist, example n for Newton। अब देखिए ये न्यूटन है ना, अगर वो कह रहे हैं आपने फुल स्पेलिंग नहीं लिखना है, अगर आप जस्ट उसका सैंपल लिखना चाह रहे हैं, जैसे न्यूटन का पहला सिंबल क्या आ रहा है? n, तो उसके लिए आपने कैपिटल n यूज करना है। यानी कि अगर आपने फुल स्पेलिंग लिखने हैं तो उसका पहला लेटर स्मॉल रखना है। अगर आपने फुल स्पेलिंग नहीं लिखने और फर्स्ट लेटर लिखना चाह रहे हैं तो उस फर्स्ट लेटर को आपने कैपिटल लिखना है। जैसे न्यूटन का n है तो n आपने क्या रखना है? कैपिटल रखना है। समझ आ गई बात की? तो नेक्स्ट मूव करते हैं 3 पॉइंट। थर्ड पॉइंट है प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। अगर आपने प्रीफिक्सेस लिखनी है, प्रीफिक्सेस आप लोग पढ़ चुके हैं 9th में भी, 9th की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 में भी मौजूद है। तो जैसे आपने पढ़ी होगी बीटा, टेरा, गीगा, टेरा, ठीक है, ये सारी इसकी जो है ना डेसी हो गया, तो ये सारी फेम्टो हो गई, ये सारी की सारी प्रीफिक्सेस होती हैं।
तो वो कह रहे हैं अगर आपने प्रीफिक्सेस लिखने हैं तो आपने उसको विदाउट एनी स्पेस लिखना है। जैसे 1 क्रॉस 10 की पावर -3 मीटर है तो आपने उसको कैसे लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर, क्योंकि ये जो 10 की पावर -3 होता है ये मिली के इक्वल होता है, आगे मीटर आ रहा है तो ये बन जाएगा 1 मिलीमीटर। फोर्थ पॉइंट है कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट इज रिटन विद अ 1 लेटर स्पेस बिटवीन देम। वो कह रहा है अगर आपने 2 यूनिट्स लिखने हैं यानी कि आपके पास कॉम्बिनेशन है बेस यूनिट का तो आप उसमें एक स्पेस रखेंगे। जैसे न्यूटन और मीटर आपने लिखना है तो न्यूटन मीटर लिखते हुए आपने न्यूटन और मीटर के दरमियान हल्की सी स्पेस रखनी है। पॉइंट नंबर 5 है कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्स आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, यानी कि एक प्रीफिक्स एक दफ़ा आप इस्तेमाल करेंगे, 2 दफ़ा आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 1 माइक्रोफैराड, अब आप देखें 2 दफ़ा यूज़ कर लिया, तो माइक्रो की बजाय आप एक ही दफ़ा पिको यूज़ कर लें, क्योंकि माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर -6, अगले माइक्रो की भी वैल्यू होगी 10 की पावर -6, तो -6 और -6 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो -12 की प्रीफिक्स मौजूद है जिसको हम पिको कहते हैं, तो आप एक ही दफ़ा पिको लिख लें, बजाय इसके कि आप 2 दफ़ा माइक्रो डालें -6 लिखें, तो आप एक ही दफ़ा पिको लिख लें ताकि आप जो है, क्योंकि कंपाउंड प्रीफिक्स तो अलाउ है ही नहीं, तो फिर आप लोग जो है उसकी जगह माइक्रो की जगह एक ही दफ़ा पिको राइट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 6। A number such as 5 cross 10 की पावर 4 सेंटीमीटर is written in a standard form as 5 cross 10 की पावर -10 की पावर +2 मीटर। वो कह रहा है कि एक नंबर है, जैसे ये सेंटीमीटर है ना, तो उसने उसके क्या बनाया हुआ है मीटर, यानी कि सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करके फिर राइट करना है। तो सेंटीमीटर के अगर मीटर बनाने हो तो आपको पता है उसको 100 पर डिवाइड किया करते हैं। 100 का मतलब है 10 की पावर 2, इसकी पावर कितनी है 4, नीचे डिवाइड करेंगे 10 की पावर 2 पे, तो 2 पावर्स कैंसिल हो जाएंगे और 2 पावर्स बच जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 क्रॉस 10 की पावर 2 मीटर्स। 7th पॉइंट है, वैसे 5 से 6 पॉइंट्स इनफ है, लेकिन 8 पॉइंट्स आपकी बुक में राइट किए हुए हैं, तो आप एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लाजमी कीजिएगा। ठीक है, व्हेन द मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट इज रिटन इन द पावर फॉर्म, द पावर इज अप्लाइड टू द होल मल्टीपल एंड नॉट टू द सिंगल मल्टीपल। वो कह रहे हैं कि जब किसी बेस यूनिट के मल्टीपल्स दिए हों और उसकी पावर दी गई हो तो वो पावर होल की होती है, ना कि जस्ट ये देखिए जैसे यहाँ पे लिख दिया 1 किलोमीटर स्केयर, तो ये जो स्केयर होता है ये किलो का भी होता है और मीटर का भी होता है, यानी कि ये स्केयर दोनों का हिस्सा है, किलो को भी ये स्केयर मिलेगा और मीटर को भी ये स्केयर मिलेगा। तो इसको आपने राइट करना है, ब्रैकेट लगाकर होल स्केयर कर देना इसको आपने। ठीक है, तो 1 एज इट इज आ जाएगा, किलो को हम लिखते होते हैं 10 की पावर 3, और ये जो मीटर है ये उसके ऊपर क्या आ जाएगा मीटर का स्केयर बन जाएगा। Last point, for any result, all the measurement must be converted into appropriate matching base units. Example सेंटीमीटर है एंड किलोग्राम, मीटर्स एंड मैचिंग यूनिट है। आपने सिंपल क्या करना है, जैसे ये ग्राम है, सेंटीमीटर है, फिर किलोग्राम है, सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे, ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे। समझ आ रही बात की? तो आपने उसके अप्रोप्रिएट मेथड्स होंगे, अप्रोप्रिएट यूनिट्स होंगे, वो यूज़ करना है। लास्ट पे एक डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशन की, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है, नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। आदाद को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म की सूरत में लिख दें तो उसको हम नाम देते हैं साइंटिफिक नोटेशन, या उर्दू में साइंसी तरकीब कहा जाता है। वी राइट दैम इन द पावर ऑफ 10, हम इनको पावर 10 की पावर में राइट करते हैं। देयर शुड बी 1 नॉन जीरो डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल। फॉर एग्जांपल द नंबर 137.7 should be written as 1.347 cross 10 raised to power 2 and 0.0023 should be expressed as 2.3 cross 10 raised to power -3। देखें ये जो आपको उसने डिजिट दिया हुआ है 137.7, इसका पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। आपने इसको पहले डिजिट के बाद लिखना है, लेकिन शर्त यह है पहला डिजिट 0 नहीं हो। अब इसका पहला डिजिट 1 है, 0 नहीं है, तो आप इस पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद राइट कर सकते हैं। तो अगर ये पॉइंट फर्स्ट डिजिट यानी कि 1 और 3 के मिड में आएगा तो ये कितने डिजिट्स क्रॉस करेगा, 2। ये देखें ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो एक डिजिट 7 है और दूसरा डिजिट कौन सा है 3। तो इस पॉइंट ने 2 डिजिट्स जो है ना क्रॉस किए, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। और ये पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो आपने पावर क्या रखनी है पॉजिटिव, और अगर उल्ट इसके हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे है। अब इसका पॉइंट चेक करें, 0 के पहले 0 के बाद है। मैंने कहा था पहला डिजिट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। देखें ये क्या लिखा हुआ है, देयर शुड बी 1 नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो होना चाहिए, 0 ना हो। तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट को मूव करवाना है 2 और 3 के मिड में। अगर मैं इस पॉइंट को 2 की और 3 के मिड में लेके आऊँगा तो ये कितने डिजिट्स क्रॉस करेगा चेक करते हैं, 1
2 3, ये देखें 3 लिखा, लेकिन इसके साथ क्या आ रहा है माइनस, क्योंकि जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड से मूव करके कौन सी साइड पे आया है, राइट साइड पे आया। तो जो पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा उसमें आप पावर क्या लिखेंगे, नेगेटिव, और जो पॉइंट राइट से लेफ्ट मूव करेगा उसमें आप क्या रखेंगे, पॉइंट पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।